मित्रों, आप एक ऐसी संस्था की कल्पना कीजिए जो इतनी शक्तिशाली हो कि वह एक राष्ट्र की नियति को फिर से लिख सके, अक्सर चुपचाप लेकिन हमेशा गहरे प्रभाव के साथ। 75 वर्षों से भारत का सर्वोच्च न्यायालय हमारे गणतंत्र के केंद्र में वही अदृश्य अटूट शक्ति रहा है। यह सुप्रीम कोर्ट का गुप्त इतिहास है, कैसे इसके सबसे महत्वपूर्ण फैसलों ने सतर्क शुरुआत से लेकर स्वतंत्रता के साहसिक विस्तार तक न केवल संविधान की व्याख्या की है, बल्कि भारत के मूल ताने बाने और आपके दैनिक जीवन को भी मौलिक रूप से नया आकार दिया। तो फिर चलिए सुप्रीम कोर्ट के शुरुआती दिनों को पहले समझते हैं। जब 1950 में भारत गणराज्य का जन्म हुआ, तो यह एक नए संविधान के वादे पर बना था, एक पवित्र ग्रंथ जो स्वतंत्रता, समानता और न्याय के आदर्शों से भरा हुआ था। सुप्रीम कोर्ट को इसका अंतिम संरक्षक और व्याख्याकार बनाया गया था। हालांकि अपने शुरुआती वर्षों में कोर्ट ने राष्ट्रीय मंच पर सावधानी से कदम रखा और शाब्दिक, लगभग कठोर व्याख्या का रास्ता चुना। यह सतर्क दृष्टिकोण 1950 के ए गोपालन बनाम मद्रास राज्य मामले में पत्थर की लकीर बन गया। याचिकाकर्ता, एक हिरासत में लिए गए कम्युनिस्ट नेता, ने दावा किया कि उनके जीवन और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया गया था। एक ऐसे फैसले में जो दशकों तक गूंजता रहा, सुप्रीम कोर्ट ने एक संकीर्ण दृष्टिकोण अपनाया। उसने फैसला सुनाया कि जब तक कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किया जाता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को कम किया जा सकता है। इसका मतलब था कि कोर्ट कानून की निष्पक्षता या न्याय पर सवाल उठाने की हिम्मत नहीं करेगा, केवल यह देखेगा कि क्या सरकार ने सही प्रक्रियाओं का पालन किया है। इस फैसले ने संसद के विधायी अधिकार को शक्तिशाली रूप से सम्मान दिया, जिससे मौलिक अधिकारों की सुरक्षा ढाल प्रभावी रूप से सीमित हो गई। फिर भी इस सतर्क युग में भी न्यायिक आग की चिंगारियां दिखाई दी। उसी वर्ष रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य में कोर्ट ने एक स्वतंत्र प्रेस का समर्थन किया और घोषणा की कि भाषण की स्वतंत्रता लोकतंत्र की नींव है। इस मामले ने भारत की कहानी में एक परिभाषित तनाव के लिए मंच तैयार किया। संसद की शक्ति और नागरिकों के अधिकारों के संरक्षक के रूप में कोर्ट के कर्तव्य के बीच खींचतान। पहली युद्ध रेखा 1951 में शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ जैसे मामलों में खींची गई, जहां कोर्ट ने मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की संसद की शक्ति को बरकरार रखा। एक ऐसा निर्णय जिसने भारतीय इतिहास के सबसे बड़े संवैधानिक टकरावों में से एक के लिए फ्यूज जला दिया। अगला दौर आया मूल संरचना के सिद्धांत का, मतलब द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का। अगले 2 दशकों तक संसद और न्यायपालिका के बीच एक शांत संवैधानिक युद्ध चलता रहा। अपने समाजवादी एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित संसद ने संशोधन के बाद संशोधन पारित किए, जिससे मौलिक अधिकारों, विशेष रूप से संपत्ति के अधिकार में कटौती हुई। सुप्रीम कोर्ट ने शक्ति संतुलन में बदलाव को भांपते हुए पीछे हटना शुरू कर दिया। यह सुलगता संघर्ष अंततः 1973 में एक कानूनी लड़ाई में भड़क उठा, जो भारत में शक्ति की रेखाओं को स्थायी रूप से फिर से खींच देगा। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। सतह पर यह मामला एक धार्मिक मठ के संपत्ति अधिकारों के बारे में था, लेकिन यह जल्द ही भारतीय संविधान की आत्मा पर एक महाकाव्य संघर्ष में बदल गया। अभूतपूर्व 68 दिनों तक अब तक की सबसे बड़ी बेंच 13 जजों ने एक ही महत्वपूर्ण सवाल पर विचार किया। क्या संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति पूर्ण है? क्या यह लोगों के मौलिक अधिकारों को फिर से लिख या मिटा भी सकता है? फैसला न्यायिक ज्ञान का एक मास्टर स्ट्रोक था। कोर्ट ने घोषणा की कि संसद वास्तव में संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन वह इसकी मूल संरचना को नहीं छू सकती। यह मूल संरचना संविधान का अनटचेबल कोर है, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, संघवाद और मौलिक अधिकारों के स्तंभ। यह सिद्धांत एक शानदार न्यायिक नवाचार था, जो संविधान के पाठ में नहीं लिखा गया था, बल्कि इसकी आत्मा से लिया गया था। इस एक फैसले के साथ सुप्रीम कोर्ट ने खुद को संविधान के अंतिम संरक्षक के रूप में स्थापित किया, जो सरकार की किसी भी शाखा के खिलाफ एक शाश्वत सुरक्षा कवच है, जो अपनी सीमाओं को लांघने की हिम्मत करती है। तीसरे फेज ने कानून के इंटरप्रिटेशन यानी उसके व्याख्या में एक क्रांति लाई, जिसमें राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी को एक नया मोड़ दिया और जीवन और स्वतंत्रता का विस्तार से संबंधित अधिकारों का विस्तार किया। अगर केशवानंद भारती ने संविधान की रक्षा के लिए किले की दीवारें बनाई,
तो 1978 में मेनका गांधी मामले ने दरवाजे खोल दिए, जिससे व्यक्तिगत स्वतंत्रता में क्रांति आ गई। जब मेनका गांधी का पासपोर्ट सरकार द्वारा बिना किसी स्पष्टीकरण के जब्त कर लिया गया, तो उनकी चुनौती ने सुप्रीम कोर्ट को AK गोपालन मामले से अपने 28 साल पुराने भूत का सामना करने के लिए मजबूर कर दिया। कोर्ट का बदलाव भूकंपीय था। अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार की एक क्रांतिकारी पुनर्व्याख्या में न्यायाधीशों ने अपने पुराने तर्क को तोड़ दिया। उन्होंने घोषणा की कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया अब कोई भी प्रक्रिया नहीं हो सकती है। इसे न्यायपूर्ण, निष्पक्ष और उचित होना चाहिए। इसका प्रभाव गहरा था। इस एक फैसले ने अनुच्छेद 21 में नई जान फूंक दी। इसे अवैध हिरासत के खिलाफ एक साधारण ढाल से मानवाधिकारों का पावर हाउस बना दिया। कोर्ट ने तर्क दिया कि जीवन का अधिकार केवल पशु अस्तित्व के बारे में नहीं था, यह मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार था। इस व्यापक विचार से नए अधिकारों का एक ब्रह्मांड पैदा हुआ, जिन्हें न्यायपालिका द्वारा संविधान में लिखे बिना भी मान्यता दी गई। इनमें यात्रा का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और आजीविका का अधिकार शामिल है। इस साहसिक रुख को 1980 में मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ में मजबूत किया गया, जहां अदालत ने न केवल मूल संरचना सिद्धांत का बचाव किया, बल्कि यह भी घोषणा की कि न्यायिक समीक्षा की शक्ति स्वयं संविधान का अनटचेबल कोर है। मतलब वह संविधान का वो हिस्सा है जिसे बदला नहीं जा सकता, जिसे कोई भी सरकार या संसद संशोधन के जरिए बदल नहीं सकती। इसमें फंडामेंटल राइट्स, जुडिशियल रिव्यू, रूल ऑफ लॉ, सेक्युलरिज्म और डेमोक्रेसी जैसी बातें शामिल हैं। यानी ये संविधान की आत्मा है, जिन्हें हमेशा सुरक्षित रहना चाहिए। अगला दौर आया सामाजिक न्याय का और राष्ट्र की संवेदनशीलता का। एक सशक्त अनुच्छेद 21 और जनहित याचिका PIL के शक्तिशाली उपकरण से लैस सुप्रीम कोर्ट 80 और 90 के दशक में राष्ट्र की अंतरात्मा के रूप में बदल गया। इसने गरीबों, हाशिए पर पड़े और भूले बिसरे लोगों की ओर से सीधे हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। एक निर्णायक क्षण 1985 का शाह बानो बेगम मामला था। शाह बानो एक 62 वर्षीय तलाकशुदा मुस्लिम महिला को उसके पूर्व पति द्वारा गुजारा भत्ता देने से मना कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने भारत के धर्मनिरपेक्ष कानूनों के तहत गुजारा भत्ता के उसके अधिकार को बरकरार रखा, जिससे लैंगिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता और धार्मिक व्यक्तिगत कानूनों पर एक भयंकर राष्ट्रीय बहस छिड़ गई। लैंगिक समानता पर कोर्ट का ध्यान और तेज हो गया। 1997 में विशाखा बनाम राजस्थान राज्य में काम पर यौन उत्पीड़न की समस्या का सामना करते हुए कोर्ट ने कानून में एक बड़ी कमी देखी। इसने साहसपूर्वक इस कानूनी शून्य में कदम रखा और ऐतिहासिक विशाखा दिशा निर्देशों को शून्य से तैयार किया। इन निर्देशों ने नियोक्ताओं को महिलाओं के लिए एक सुरक्षित कार्यस्थल सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार बनाया, जो गरिमा के साथ जीने के मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए न्यायपालिका द्वारा कानून बनाने का एक शक्तिशाली उदाहरण है। कोर्ट ने सकारात्मक कार्रवाई के जटिल मामलों में भी प्रवेश किया। 1992 के इंदिरा साहनी मामले में इसने सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग OBC के लिए आरक्षण को बरकरार रखा। साथ ही इसने क्रीमी लेयर की अवधारणा पेश की, जो उन वर्गों के सबसे विशेषाधिकार प्राप्त सदस्यों को बाहर करने के लिए एक तंत्र है, जो सामाजिक समानता और व्यक्तिगत योग्यता के बीच एक नाजुक संतुलन बनाने का प्रयास करता है। अगला दौर आया 21वीं सदी का और नए अधिकारों का। जैसे ही भारत 21वीं सदी में तेजी से आगे बढ़ा, सुप्रीम कोर्ट ने न केवल गति बनाए रखी, इसने एक नए भारत के लिए पूरी तरह से नए अधिकारों को मान्यता देते हुए रास्ता बनाना शुरू कर दिया। इस युग में कोर्ट ने केवल अधिकारों की रक्षा करने से आगे बढ़कर उन्हें बनाने का काम किया। 2017 में जस्टिस के S पुट्टास्वामी का फैसला एक ऐतिहासिक क्षण बन गया। कोर्ट ने निजता के अधिकार को एक मौलिक अधिकार घोषित किया, जो अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का एक आंतरिक हिस्सा है। इस फैसले ने पूरे देश में हलचल मचा दी, जिससे आधार बायोमेट्रिक कार्यक्रम से लेकर डेटा संरक्षण कानूनों तक सब कुछ प्रभावित हुआ। व्यक्तिगत गरिमा पर इस ध्यान ने 2018 में एक और परिवर्तनकारी फैसले को जन्म दिया। नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ में कोर्ट ने सहमति से समलैंगिक संबंधों को
अपराध की श्रेणी से बाहर करके एक गहरे ऐतिहासिक अन्याय को सुधारा। इसने धारा 377 के कुछ हिस्सों, जो एक औपनिवेशिक युग का कानून था, को सभी LGBTQ+ भारतीयों के लिए समानता, गरिमा और निजता के अधिकारों की एक शक्तिशाली पुष्टि के रूप में रद्द कर दिया। लैंगिक न्याय ने 2017 में शायरा बानो मामले के साथ एक और बड़ी जीत देखी। यहाँ कोर्ट ने तत्काल 3 तलाक ए बिद्दत की प्रथा को असंवैधानिक घोषित कर दिया। इसे मनमाना, भेदभावपूर्ण और मुस्लिम महिलाओं के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन पाया। 2020, 2025 और उसके बाद भी फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकारों की सीमा का विस्तार जारी है। यह यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। पिछले 5 वर्षों ने मौलिक अधिकारों की सीमाओं को और आगे बढ़ाया है, यह साबित करते हुए कि कोर्ट का काम एक जीवित, सांस लेने वाली प्रक्रिया है। कोर्ट ने नए क्षेत्रों में प्रवेश किया है, संवैधानिक अधिकारों को हमारे समय की सबसे जरूरी चुनौतियों से जोड़ा है। कॉमन कॉज बनाम भारत संघ 2018 में इसने गरिमा के साथ मरने के अधिकार को जीवन के अधिकार के एक तत्व के रूप में मान्यता दी, जिससे लिविंग विल के माध्यम से निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की अनुमति मिली। कोर्ट ने 2022 के जनहित अभियान मामले में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों EWS के लिए 10% आरक्षण को बरकरार रखते हुए सकारात्मक कार्रवाई की कहानी को आकार देना जारी रखा। अभी हाल ही में 2024 के एक ऐतिहासिक फैसले में कोर्ट ने घोषणा की कि जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से मुक्त होने का अधिकार एक विशिष्ट मौलिक अधिकार है, जो जीवन और समानता के अधिकार से निकला है। उसी वर्ष इसने गुमनाम इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को नागरिक के सूचना के मौलिक अधिकार का उल्लंघन बताते हुए रद्द करके लोकतांत्रिक अखंडता को मजबूत किया। जैसा कि हम 2025 और उसके बाद की ओर देखते हैं, कोर्ट चुनौतियों की अगली लहर से निपटने के लिए तैयार है, जो राज्य और उसके नागरिकों के बीच की पवित्र रेखा को लगातार फिर से खींच रहा है। नवजात स्वतंत्रताओं की रक्षा करने से लेकर नए मानवाधिकारों का मार्ग प्रशस्त करने तक सुप्रीम कोर्ट की 75 साल की यात्रा न्यायिक विकास का एक प्रमाण है। यह कानून के एकमात्र व्याख्याकार से हमारे संविधान के अंतिम संरक्षक और आपके मौलिक अधिकारों के सबसे प्रबल रक्षक के रूप में बदल गया है। केशवानंद भारती से लेकर निजता के अधिकार तक हर ऐतिहासिक फैसला सिर्फ एक कानूनी निर्णय नहीं रहा है, यह 1 अरब से अधिक लोगों के जीवन के लिए एक निर्णायक क्षण रहा है। आपकी राय में भारत के इतिहास में सुप्रीम कोर्ट का सबसे प्रभावशाली फैसला कौन सा है? अपने विचार नीचे कमेंट्स में साझा करें। और भारतीय राजनीति और संवैधानिक कानून पर ऐसी ही गहरी जानकारी के लिए, जो वास्तव में आपको प्रभावित करती है, इस वीडियो को लाइक करना और कानून प्लस को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपने समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। होप टू सी यू अगेन। टिल देन, गुड बाय एंड आदियोस।